प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर बात करूंगा। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका यानी जातिवाद की उपस्थिति और प्रभाव के विवेचन से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि मैं आपको जाति, वर्ग, वर्ण तथा जातिवाद में एक संक्षिप्त अंतर बता दूं। प्राचीन भारतीय समाज की परंपरागत विशेषता वर्ण व्यवस्था रही है और सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 वर्ण की बात की गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था रही है और जिसमें जिस प्रकार की योग्यता थी उसी वर्ण में उसको गिना जाता था। एक ही मां के उदर से 4 बच्चे 4 वर्ण के अंतर्गत जा सकते थे। जो बुद्धिमत्ता में अग्रणी होता था वह ब्राह्मण, जो शारीरिक रूप में सशक्त होता था वह क्षत्रिय, जो व्यवसायिक कार्यकुशलता वाणिज्य व्यापार में निपुण होता था वह वैश्य, और सबसे छोटा और जो चारों भाइयों में अयोग्य होगा वह शूद्र हो जाता था। स्पष्ट है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार वर्ण का विभाजन था और प्राचीन भारतीय समाज की महत्वपूर्ण एक विशेषता वर्ण व्यवस्था थी। और सनातन धर्म के अंतर्गत और विभिन्न स्मृतियों में, धर्म ग्रंथों में 4 वर्ण की चर्चा है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वह खुली व्यवस्था थी क्योंकि जस्ट मैंने कहा कि एक मां के गर्भ से 4 बच्चे 4 वर्ण में जा सकते हैं। वर्ग, आर्थिक आधार पर समाज में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का कंसेप्ट है। यानी समाज में जब सामाजिक आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर लोगों को विभाजित किया जाए तो जो लोग बहुत धनी हैं वह उच्च हैं, जो निम्न हैं, जो आर्थिक रूप में दुर्बल हैं वह निम्न, और मध्यम वर्ग जो कि निम्न वर्ग से आगे लेकिन उच्च वर्ग से पीछे हैं, मध्यम वर्ग। यानी अर्थ के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, बांटा जाता है। जाति, जाति एक बंद व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था का बिगड़ा हुआ विकृत रूप है। लेकिन वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, चाहे उसमें किसी प्रकार की योग्यता हो, उसी रूप में वह ट्रीट किया जाएगा, उसी रूप में उसको रखा जाएगा। व्यक्ति जन्म के से लेकर मृत्यु तक एक ही जाति में रहता है, इसलिए बंद व्यवस्था है। जाति भारतीय समाज की विशेषता है और यह नकारात्मक विशेषता है, लेकिन जाति की कुछ सकारात्मक प्रयोग भी राजनीति, समाज और व्यवस्था में होता रहा है। भारतीय राजनीति में हम जाति की भूमिका का अवलोकन करेंगे, क्योंकि जब भी जाति की भूमिका राजनीति में प्रयोग की जाएंगी तो वह जातिवाद हो जाएंगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि जाति और जातिवाद में फर्क है। जाति की कुछ आंशिक ही सही सकारात्मक विशेषता हो सकती है। सकारात्मक विशेषता यह है कि हमारे स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय के लिए और सरकार की लोक कल्याणकारी कार्यों को क्रियान्वित करने के संदर्भ में भी जाति को आधार बनाया जाता है। हमारे संविधान के अंतर्गत जाति को सामाजिक व्यवस्था का आधार मानकर जातीय आधार पर आरक्षण और विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है। जातीय आधार पर समाज का एक सीमा तक अध्ययन
किया भी जाता है और जाति सामाजिक शोध का भी एक विषय है और समाज में लोगों को समझने का आंशिक सही जाति एक आधार हो सकता है। सैनिक प्रशासन के अंतर्गत जातीय आधार पर गठन हुआ है और आप देख सकते हैं सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स, यह सब जो है जातीय आधार पर सैनिक क्षेत्र में भी प्रयोग हैं। कहना नहीं होगा कि जाति आंशिक ही सही कुछ सकारात्मक विशेषता है। जाति प्रथा यह है। जातिवाद, जाति से, जाति प्रथा से जातिवाद अलग है, क्योंकि जातिवाद जाति प्रथा का, जाति व्यवस्था का गलत प्रयोग है। जब हम जातीय आधार पर भेदभाव करते हैं, अपने जाति विशेष के लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं और दूसरी जाति विशेष से घृणा करते हैं या उनसे अलग होते हैं, जातीय परिचय के आधार पर किसी को लाभ प्रदान करते हैं या लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जातीय आधार पर राजनीति और प्रशासन की गतिविधियां प्रभावित अगर करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की आचरण को जातिवाद कहेंगे। इसलिए मित्रों, जाति प्रथा परंपरागत है, अप्रगतिशील व्यवस्था है, लेकिन अभी भी समाज में, राजनीति में, प्रशासन में, पदोन्नति में, नियुक्ति में जाति प्रथा को आधार बनाया जा रहा है। सैनिक प्रशासन के अंतर्गत जाति व्यवस्था को आधार बनाया जाता रहा है। फिर मैंने कहा कि भारत में सामाजिक शोध के अंतर्गत जाति एक महत्वपूर्ण विषय है। यह जाति प्रथा की विशेषता है, लेकिन जातिवाद किसी भी रूप में सही नहीं है। कहना नहीं होगा भारत में समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण और सरकार निर्माण के मार्ग में यह जातिवाद बाधक है। बहुत सरल शब्दों में यदि हम कहें तो यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाति या जाति प्रथा का नकारात्मक यानी गलत प्रयोग ही जातिवाद है। मित्रों, मैंने आपको वर्ण, वर्ग, जाति या जाति प्रथा और जातिवाद में अंतर किया। आप समझ गए कि वर्ण खुली व्यवस्था और भारतीय समाज की परंपरागत विशेषता, सनातन धर्म के अंतर्गत 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भले ही वर्ण व्यवस्था वर्तमान समय में आलोचनीय है, अप्रगतिशील है, लेकिन जब समाज में शुरुआती दिनों में कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं होगा तो उस समय के लिए वर्ण व्यवस्था समाज में कार्यों के विभाजन के लिए तत्कालीन समय की वैज्ञानिक व्यवस्था रही होंगी। हालांकि आज की लोकतांत्रिक समाज में यह प्रगतिशील नहीं, अप्रगतिशील वर्ण व्यवस्था को माना जाता है। वर्ग, आर्थिक आधार पर समाज में वर्ग का कंसेप्ट है। आज भी भारतीय समाज और विश्व समाज में वर्ग का कंसेप्ट है। जाति या जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का बिगड़ा हुआ जो रूप है वह जाति या जाति प्रथा है। जाति प्रथा भारतीय समाज की एक विशेषता है जो अधिकाधिक नकारात्मक है और समाज को आगे बढ़ने के मार्ग में इसने बाधा खड़ा किया है। फिर भी इसको आधार बनाकर राजनीति में, प्रशासन में, समाज में, सामाजिक शोध में, सैनिक प्रशासन में इसका प्रयोग किया जाता है। जातिवाद, जब जाति प्रथा या जाति का मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में गलत प्रयोग होता है तो उस संकीर्ण आचरण को हम जातिवाद कहते हैं। मैं भारतीय राजनीति में जातिवाद की विवेचन स्थिति का विवेचन करूंगा। अब चलिए मित्रों, जातिवाद आप समझ गए। इसी दरमियान एक और कंसेप्ट मैं दे दूं, दलित। और दलित समाज में जाति विशेष को और हिंदू समाज के जो तथाकथित, मैं नहीं कहता, कह दिया जाता है, तथाकथित जो लाचार, फटेहाल लोग और सामाजिक आधार पर कुछ जाति विशेष के लोग हैं उनको दलित कह दिया जाता है। मैं कहता हूं कि दलित की
वह परिभाषा बौद्धिक नहीं है। जातीय आधार पर किसी को दलित कहना उचित नहीं है। भले ही भारतीय राजनीति और समाज और प्रशासन में दलित कहकर राजनीतिक नेताओं के द्वारा उसका लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है, मैं तो कहता हूं बौद्धिक होगा। दलित वह है जो कि समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में है, जिनको न्यूनतम जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती, जो गंदी बस्ती में रहने के लिए विवश है, जिनके बच्चों को, परिवार को आज की कोई सुविधाएं नहीं है, गंदे पानी पीने के लिए है, समाज में उनकी पहचान नहीं है, वह सामाजिक उत्पीड़न का भी शिकार है। ऐसे लोगों को ही दलित कहा जाएगा। हिंदू समाज में चाहे वह ब्राह्मण हो या हरिजन, या मुस्लिम समाज के अंतर्गत शेख पठान हो या गुजरा, कोई भी जो समाज में फटेहाल है, लाचार है, पीड़ित है, न्यूनतम उनको जीवन की सुविधाएं नहीं है, जो गंदी बस्ती में रहता है, गंदे पानी पीने के लिए विवश है, ऐसे लोगों को दलित कहा जा सकता है। यह बौद्धिक परिचर्चा में मैंने आपको कह दिया, यह मैंने स्पष्ट कर दिया। मेरा विषय है भारतीय राजनीति में जातिवाद की उपस्थिति, भूमिका। मैं आपको बता दूं कि जातिवाद जो एक नकारात्मक आचरण और व्यवस्था है जो मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। मैंने आपको कहा कि निगेटिव एप्लीकेशन ऑफ कास्ट और कास्ट सिस्टम इज कास्टिज्म। किसी भी प्रकार की मानव जीवन के क्षेत्र में नकारात्मक प्रयोग जाति का या जाति प्रथा का ही जातिवाद है। जब हम जातीय आधार पर परिचय देकर, परिचय प्राप्त करके किसी को सुविधा असुविधा प्रदान करते हैं, कार्यों के निष्पादन में जाति वगैरह का सहारा लेकर कार्य करते हैं, तो ऐसी संकीर्ण अप्रगतिशील आचरण को ही जातिवाद की संज्ञा दी जाती है। और भारत के राष्ट्र निर्माण में जातिवाद, समाज निर्माण में, सरकार के निर्माण में जातिवाद एक नकारात्मक तत्व है और इसने समाज को आगे बढ़ने से रोका है। और कहना नहीं होगा कि हिंदू समाज को सबसे कमजोर करने में यह जातिवाद और जाति प्रथा की ही उपस्थिति रही है, और किसी भी समाज के लिए यह जाति या इस प्रकार की जो धारणा है वह उचित नहीं है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय राजनीति में जातिवाद की उपस्थिति है? तो इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वानों का कहना है या शोधकर्ताओं ने जो शोध प्राप्त किया है, जो उनका आउटपुट है, उसमें आया है कि भारतीय राजनीति में जाति जो है वह द्वितीयक महत्व रखती है, उसकी भूमिका न के बराबर है। जबकि विदेशी विद्वान जो हैं, मैं यहाँ पर रूडोल्फ हार्डग्रेव हैरिसन जैसे विद्वानों का नाम लूंगा, उनका कहना है कि भारत की राजनीति तो जातिवाद पर ही आधारित है। मैं विदेशी विद्वानों की या भारतीय विद्वानों की बातों, किसी एक की बात को नहीं मानता। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राजनीति पूरी जातिवाद पर ही आधारित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय राजनीति में जातिवाद नहीं है। सबसे पहले हम भारतीय राजनीति में और राजनीतिक दलों के गठन और कार्यकरण में जातिवाद की उपस्थिति का अवलोकन करते हैं। मित्रों, भारत में अनेक ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके गठन की पृष्ठभूमि जातीय रही है। अगर निष्पक्ष आधार पर कहा जाए तो भारत के तमाम राजनीतिक दल उनके गठन अथवा कार्यकरण में कहीं ना कहीं जातिवादी तत्वों की उपस्थिति रही है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा देखा जा सकता है। अनेकानेक राजनीतिक दलों का गठन तो जातीय आधार पर ही हुआ है। बिहार में राजद, बिहार पीपुल्स पार्टी, समता पार्टी, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी, या तमिलनाडु में अगर हम कहें तो डीएमके, एआईडीएमके, इन राजनीतिक दलों के गठन के पीछे जातीय आधार रहा है। क्योंकि शैक्षणिक रूप में मैं बात को स्पष्ट करता हूं, इसलिए बहुत खुलकर कहना उचित नहीं है, लेकिन जो नाम मैंने रखा आप उसके पीछे की जातीय पृष्ठभूमि को देख सकते हैं। यदि कार्यकरण की बात करें
तो कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके कार्यकरण में उसकी उपस्थिति नहीं दिखाई देती। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकरण में जातिवादी तत्व रहा है और ब्राह्मण समर्थन की उपस्थिति रही है। भाजपा जो है वह राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जातीय आधार पर उसको वोट मिलते रहे हैं और वह सबको लेकर चलने की बात कहें, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में जो हिंदू समाज के, जो वैश्य समाज के लोग हैं तथा कथित जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनका अधिक समर्थन तत्काल भाजपा को मिलता रहा है। बिहार में जातीय आधार पर राजद को वोट मिलता है और जाति विशेष के लोगों ने राजद को वोट एक कैडर बनकर दिया है और देते रहे हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत से प्रोफेसर को मैं जानता हूं और वह प्रोफेसर जो विश्वविद्यालयों में, जिसको लालू यादव और राबड़ी जी के समय में नियमित वेतन नहीं मिलते थे, वह जाति विशेष के आधार पर उनका समर्थन कर रहा था, जबकि शिक्षा की स्थिति बदतर थी। आज भी बदतर है, लेकिन उस समय तो और भी स्थिति बदतर थी और जातीय आधार पर लोगों ने समर्थन किया। मैं चाह रहा था कि जाति को स्पष्ट न करके बात करूं, लेकिन शिक्षा को निष्पक्ष रूप में मैं इस यथार्थ को कह रहा हूं, इसलिए यहां पर बात निकल कर ही आ गई। वामपंथी राजनीतिक दल सीपीआई सीपीएम जो वर्ग की बात करता है वह भी जातीय लाभ लेने से नहीं चुका है। इसीलिए तो मैंने कहा कि भारत के लगभग तमाम राजनीतिक दल जातीय आधार पर या तो गठित हैं अथवा अगर गठित नहीं है तो जातीय लाभ लेने के प्रयास करते रहे हैं। हां, समय समय पर उनकी स्थिति बदली हुई है। जातीय आधार पर यदि कभी स्वतंत्र भारत के शुरुआती दिनों में अगर मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे राजनीतिक दलों ने जातीय आधार पर अगर लाभ लेने का प्रयास किया, तो बाद के दिनों में सभी राजनीतिक दल कमोबेश इसी आधार पर काम करते हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा यह देखा जाता है कि चुनाव में ऐसे कार्य करें कि उन चुनाव में उनको जाति विशेष का जो मजबूत और अधिकाधिक सशक्त जातियां हैं उनका वोट बैंक उनको मिले और जातीय गणित के आधार पर वैसा कार्य करते हैं। यदि हम भारतीय राजनीति में दबाव समूह के गठन और कार्यकरण का अवलोकन करें तो वहां भी हमें जातिवाद की उपस्थिति दिखती है। कहना नहीं होगा कि अनेक ऐसे राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं जिनके गठन के पीछे जातीय उपस्थिति रही है। करणी सेना, महाराणा प्रताप फाउंडेशन, ब्रह्मर्षि समाज, वैश्य समाज या अन्य प्रकार की जातीय आधार पर दबाव समूह है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी अगर देखें तो जातीय अप्रत्यक्ष रूप में दबाव समूह कार्य करते। विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं उनका एक विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन है और विश्वविद्यालय के जाति विशेष के शिक्षकों का एक अलग प्रकार का समूह अप्रत्यक्ष रूप में काम करता है। कहना नहीं होगा कि भारत में जातीय आधार पर दबाव समूह गठित हुए हैं और उनका सम्मेलन लगातार होता रहा है। दलित सेना, भीम सेना, अन्य प्रकार की जो है सेना वगैरह की चर्चा की जाती है। तो मैंने राजनीतिक दल के गठन और कार्यकरण तथा दबाव समूह के गठन और कार्यकरण में जातिवाद की उपस्थिति देखी। चुनाव हेतु जब प्रत्याशियों का चयन होता है तो वहां तो स्पष्ट रूप में जातिवाद दिखता है। कहना नहीं होगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव क्षेत्र में अपने प्रत्याशी खड़ा करते वक्त उस क्षेत्र की जातीय गणित का अवलोकन करते हैं और दावे के साथ जो बहुमत जनसंख्या क्षेत्र में होती है उस जाति के लोगों को सभी राजनीतिक दल टिकट देते हैं या जातीय समीकरण के आधार पर टिकट का बंटवारा होता है और टिकट की मांग करने वाला
इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपने जातीय परिचय देकर जातीय गणित की तस्वीर को रखकर यह बताता है कि मेरे जाति के लोग जो हैं वह 35% है, 40% है, इसलिए हम ही को टिकट दिया जाए। और राजनीतिक दलों वालों के द्वारा भी यह जातीय आधार पर टिकट का वितरण किया जाता है। स्पष्ट है कि चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में जातिवाद की प्रबल उपस्थिति देखी जा सकती है। सैद्धांतिक रूप में भले ही राजनीतिक दल यह कहें कि नहीं हम इस आधार को नहीं मानते, लेकिन व्यवहारिक आधार है और कोई भी राजनीतिक दल इसे अछूता नहीं दिखती। मत व्यवहार में, वोटिंग बिहेवियर में जब वोट देने लोग जाते हैं वहां हम जातिवाद को देख सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि 100% जो मतदान होता है वह जातीय आधार पर होता है, लेकिन अधिकाधिक मतदान करते वक्त यह देखा जाता है कि लोग अपने जाति के उम्मीदवार को ही मत देते हैं। अगर आप हम जातीय आधार पर मत नहीं देते तो कैसे वह जातीय आधार पर टिकट की दावा करता या राजनीतिक दलों वालों के द्वारा जातीय आधार पर टिकट का वितरण किया जाता? कहीं ना कहीं जातीय आधार पर टिकट का जो है वह वितरण किया जाता है और लोग जातीय आधार पर मत देते हैं, इसीलिए ऐसा किया जाता है। यानी मत व्यवहार में भी जाति को देखा जा सकता है। जातीय आधार पर बिहार में कभी माई मुस्लिम यादव और बाद में MYR मुस्लिम यादव राजपूत की मत के आधार पर लालू यादव की और राजद की राजनीति रही है। कभी अजगर का कंसेप्ट, अजगर अलायंस राजस्थान में दिखा। अहीर, जाट, गुजर, राजपूत 4 जातियों के समीकरण के आधार पर वहां सरकार चली। उत्तर प्रदेश में ठाकुर, क्षत्रिय जाति को ठाकुर बनाम ब्राह्मण वाला विवाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। जो मायावती मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करती रही, वह पूर्व चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने सर्वजन की बात करके और ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ा। यदि तमिलनाडु जैसे राज्यों की बात करें तो वहां हम ब्राह्मण विरोध के नाम पर राजनीति को देख सकते हैं। कहना नहीं होगा कि मत व्यवहार में स्पष्ट रूप में जातिवाद की उपस्थिति दिखती है। यदि सरकार के गठन और मंत्रिमंडल की गठन की बात करें तो वहां आप जातिवाद की उपस्थिति को देख सकते हैं। बिहार हो श्री कृष्ण बाबू से लेकर अभी नीतीश बाबू तक, या वहां पर केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी नरेंद्र मोदी तक के मंत्रिमंडल के गठन में जातिवादी आधार पर मंत्रिपरिषद में पदों को वितरित की जाती है। कायदे से मंत्री पद के आवंटन में योग्यता, अभिरुचि, अनुभव जैसे तत्वों को देखनी चाहिए, यह देखी भी जाती है, लेकिन इससे पहले जातीय गणित देखा जाता है। क्यों? ऐसा हो सकता है कि सरकार बने और उसमें ब्राह्मण जाति के ही अधिकाधिक योग्य लोग हैं, उन्हीं की संख्या अधिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा देखा जाता है कि सभी जाति का एक समन्वय हो और उसको जातीय संतुलन और जातीय न्याय का नाम दे दिया गया है। मजे की बात है कि भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो स्वयं को दुनिया में सबसे उन्नत व्यवस्था कहती है, वहां जातीय आधार पर मंत्री पद आवंटित किए जाते हैं और हम समान लोग अपनी जाति के महत्वपूर्ण मंत्रियों को देखकर खुश रहते हैं। भले ही हमको पूछने नहीं आए, हमको देखे नहीं। मैं महाराजगंज क्षेत्र से आता हूं और वहां 44% राजपूत जाति के लोग हैं और वहां पर मैंने देखता हूं कि जातीय आधार पर मतदान करते हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा जातीय आधार पर राजपूत जाति के लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि मैं उससे अलग हटकर हमेशा मैंने वोट दिया है, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार हमने अपना मतदान किया है और जातीय आधार पर तमाम मत मेरा नहीं रहा है। फिर भी अधिकाधिक गांव और समाज और हमारे परिवार के लोगों का उस आधार पर वोट गिरता रहा है और दूसरे लोग भी उस आधार पर देते रहे हैं। और इसीलिए तो
सरकार का गठन होता है और सरकार के गठन में भी जातीय गणित को ध्यान में रखते हुए मंत्री पद को आवंटित किया जाता है। सरकार के गठन के बाद सरकार के निर्णय निर्माण की अगर बात करते हो तो जातीय तत्व रहा है। कहना नहीं होगा कि जातीय आधार पर सरकार की योजनाएं निर्मित होती हैं, क्रियान्वित होती हैं, और जिस जाति की जनसंख्या अगर कम रहती है तो वह जाति न तो मंत्रिपरिषद में अपना उचित स्थान प्राप्त करता है, न सरकार की नीति निर्माण में उसको अधिकाधिक महत्व मिलता है। और जो जाति अपनी उपस्थिति को एकजुट करके दिखा देता है उसको मंत्री पद मिलता है। गजब स्थिति है बिहार की प्रजातांत्रिक और भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। मैं नाम रखकर कहता हूं, वीआईपी पार्टी बना दिया। मुंबई में बिजनेस करता था मुकेश सहनी, यहां आकर 7 साल 8 साल पहले घूम घूम कर प्रचार किया अपनी पार्टी का, और जातीय आधार पर लोगों को गोलबंद करके और पार्टी बना ली और पार्टी में जीतकर आज मंत्री बन गया। उसके मंत्री बनने के पीछे मैं नहीं कहता कि योग्यताहीन आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं जातीय आधार पर उन्होंने राजनीति में अपनी उपस्थिति को, मंत्री पद को प्राप्त किया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो नीति निर्माण में भी जातिवाद की उपस्थिति रही है। आरक्षण वगैरह का समर्थन और आरक्षण के विरोध न करने, योग्य स्पष्ट न कहने, विचार न रखने के पीछे जातीय गणित, जातीय उपस्थिति और जातीय आधार पर निर्णय होता है। तो निर्णय निर्माण में भी जातिवाद की उपस्थिति है। यदि राजनीतिक पुरस्कारों के वितरण की बात करते हैं, वहां भी हमें जातिवाद देखने को मिलता है। विश्वविद्यालयों में वीसी पद की बात करें या अन्य प्रकार के आयोग या निकाय हैं, उनमें चेयरमैन या मेंबर बनाने की बात करें तो सरकार मेंबर बनाते हुए योग्यता कम, जातीय गणित अधिक दिखती है। और विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति जैसे पदों की नियुक्ति में भी या अन्य प्रकार के जो आयोग हैं उनमें सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति में भी जातीय गणित को देखा जाता है। स्पष्ट है कि पुरस्कारों के वितरण में जातिवाद की उपस्थिति को देखा जा सकता है। मित्रों, मैंने बताया कि भारतीय राजनीति में जातिवाद के अवलोकन के लिए राजनीतिक दलों के निर्माण और कार्यकरण में मैंने जाति दिखाया, दबाव समूह के निर्माण और कार्यकरण में जातिवाद की उपस्थिति दिखाया, चुनाव हेतु प्रत्याशियों के चयन में जातिवाद को दिखाया, मत व्यवहार में जब वोटिंग दिया जाता है वहां जातिवाद की उपस्थिति दिखाया, सरकार के गठन में, मंत्रिपरिषद के गठन में जातिवाद दिखाया, सरकार के निर्णय निर्माण में जातिवाद दिखाया। यदि राज्यों की राजनीति की बात करें तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्यों में जातीय आधार पर अधिकाधिक राजनीतिक प्रक्रियाएं, गतिविधियां निर्धारित, संचालित, परिचालित होती है, वहां पर इसकी ज्यादा भूमिका है। फिर भी यह कहना कि भारत में संपूर्ण राजनीति जातिवाद पर ही आधारित होती है, यह उचित नहीं है। कभी कभी भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति और राज्यों के कुछ जिसका नाम रखा उनमें जाति प्रबल रूप में भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, लेकिन कभी अलग भी तस्वीर दिखता है। मैं यही कहूंगा कि जरूर भारतीय राजनीति के अंतर्गत यह स्याह काली पक्ष है जातिवाद की उपस्थिति, लेकिन भविष्य में आवश्यकता इस बात की है और शिक्षा का यदि वास्तविक प्रचार प्रसार होगा, लोग शिक्षित होंगे तो यह जातिवादी प्रवृत्ति लोगों में कम होंगी, और जातिवादी प्रवृत्ति जब कम होंगी तो स्वतः राजनीति से जातिवाद अनुपस्थित होंगी, और जब जातिवाद खात्मा राजनीति से होगा तभी वास्तविक अर्थ में प्रजातंत्र आएगा, राष्ट्र निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा, राज्य और सरकार बेहतर रूप में कार्यों को क्रियान्वित करेंगी और हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसका प्रयोग होगा। और जब तक जातिवादी तत्वों की हम में, आप में, सब में उपस्थिति बनी रहेंगी तब तक इन राजनेताओं के द्वारा हर राजनीतिक स्तर और प्रक्रिया के अंतर्गत जातिवादी व्यवस्था का लाभ लिया जाता रहेगा। इसलिए मित्रों, हम लोगों को चाहिए कि बौद्धिक जन, सभी आदमी जहां भी हों, वह संकीर्णता को खत्म करें। मैं यह नहीं कहता कि अपने जाति के लोगों में विवाह करना यह सब जातिवाद नहीं है।
हमारा दोस्त हमारी जाति का हो सकता है, हम विवाह व्यवस्था हमारी जाति में हो सकती है, यह परंपरागत विशेषता है, इसको जातिवाद नहीं कहा जाएगा। हाँ, आने वाले दिनों में जब इस प्रकार की संकीर्णता सब खत्म हो जाएंगी तो विवाह अन्य मामलों में भी जातिवादी बंधन खत्म होंगे, लेकिन अभी तो समाज में है और राजनीति में इसका अधिक उपस्थिति है। हम ऐसा करें सभी स्तर पर कि जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, उसमें जातीय दुर्भावना से ऊपर उठकर हम लोग काम करें। थैंक यू मित्रों। जो परीक्षा उपयोगी हैं उसको अपने ढंग से लिख लेंगे। जो मैंने राजनीतिक दलों का नाम ले लिया और जाति का नाम लिया तो आप लोग केवल राजनीतिक दल की चर्चा कर देंगे कि अमुक अमुक राजनीतिक दल जातीय आधार पर गठित हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि है और कार्यकरण में वामपंथी पार्टियों में भी जातिवाद की उपस्थिति है। जाति का नाम नहीं लेंगे, मैंने पढ़ाते वक्त आपको कह दिया। अगर लेंगे भी तो यथार्थ है और यथार्थ वचन को स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल्य निरपेक्षता यह कही जाएंगी कि लेखन में हम लोग उन चीजों को जो परीक्षा दें थोड़ा सा जाति की चर्चा नहीं करेंगे। थैंक्स मित्रों। फिर मैं भारतीय राजनीति में संप्रदाय की भूमिका ये अलग काम करूंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 20 प्रकार के कार्य चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।